ओके जी गर्ल्स, हम लोग अपना नेक्स्ट 4th मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, चूँकि हमारे प्रोसीजर्स हैं ना रिसर्च में, तो हम पहले से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने गो थ्रू कर लिया हुआ इंट्रोडक्शन वाले एरिया को, हमने बात कर लिया रिसर्च एम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमने बात कर लिया कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, हमने उसके बाद जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर ली है जो बेसिक है। द सेकेंड स्टेप इज़ क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। पहले हम डिफाइन करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, फिर क्रिटिकल क्या मतलब क्या, ये मैं इस पर आती हूँ। इसे डिफाइन किया हुआ जी, लिटरेचर क्या है? द सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ऑन द टॉपिक which contain information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the nature of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluation of these documents in relation to the research being proposed। आगे जिसने भी कहा हुआ है, हार्ट ने कहा हुआ है, उसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये है साइटेशन, ऑथर का नाम, कोमा, ईयर और फिर इस पेज पे आ रहा है। ठीक, अब जो ये जो बात उसने कि ये ना बहुत जेनेरिक सी बात है कि जिसमें आप पुराने रिसर्चेस को, पब्लिश सोर्सेज हैं, अनपब्लिश्ड हैं, उनको आप इकट्ठा करते हैं, जो इस बात का एविडेंस होते हैं कि जो भी आपकी स्टडी अंडर प्रपोजिशन है हम उसको ही लेकर चल रहे हैं और वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही होगी। राइट, ये है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे रिसर्चेस आ जाती हैं, बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। अगर मैं उन सब को लिख लूँ तो क्या होगा, मेरे पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होते हैं राइटअप के। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आई कैन नॉट साइट एवरी ऑथर। तो यानी कि मुझे समरी लेनी है। अब ऐसा हो सकता है कि एक ऑथर का स्टाइल जो मैं कहना चाह रही हूँ वो इससे रेलिवेंट है और एक का मेरे से रेलिवेंट नहीं लग रहा, तो जो मेरे से रेलिवेंट स्टाइल है मैं उसको साइड करूँगी, जो मेरे से इररेलेवेंट है वो साइड उसको नहीं करूँगी। ठीक, यानी कि आपको समरी देनी है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज है, लेकिन समरी भी मतलब ये ना हो कि आप इसके अंदर बहुत सब कुछ भर दें। यू हैव टू राइट बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें सपोर्ट मिले, एक एविडेंस मिले आपको कि आपको जो पुराना जो भी आपका काम आप करने जा रहे हो उसके पीछे क्या सपोर्ट है। ये है लिटरेचर। अब क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब होता है कि जो आपको किसी किस्म की इवैल्यूएशन में हेल्प करे। इवैल्यूएशन क्या है कि जो आपके लिए रिसर्च गैप फाइंड आउट करे। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लेते हो कि जी ये वाला काम नहीं हुआ या ये वाला काम ऐसे हुआ है तो मैं इसको ऐसे करना चाह रही हूँ। अब वो गैप हवा में नहीं आएगा, गैप के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। कैसे? आपने लिटरेचर रिव्यू में कुछ लिखा और वो इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से कोट या साइट करना है, या उन ऑथर्स को आपने लिखना है वर्ड्स को जो उनकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। यानी कि मैं जब पढ़ूँ ना डॉक्यूमेंट या लिटरेचर रिव्यू तो मुझे ये ना लगे कि मैं एक समरी पढ़ रही हूँ, ये लिखा हुआ है, मुझे बेमकसद या एक फ्लॉलेस जो है ना नज़र आए। मतलब ये ना हो कि मुझे समझ नहीं आए मैं क्या पढ़ रही हूँ। एक रिपोर्ट है, लिटरेचर रिव्यू ऐसे हो कि मतलब पढ़ के मुझे खुद ही फील हो कि हाँ ये वाली बात है, ये वाली बात यहाँ से ऐसे है, तो अब आप ये करने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ताकि वो खुद ब खुद एक केमिस्ट्री, एक सिमेट्री डेवलप हो जाए कि जी आप जो काम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, वो क्यों का जवाब मिले। यानी कि समरी ऐसे प्रेजेंट करिए जो मीनिंगफुल लगे, मीनिंगलेस ना हो, बिला मकसद ना लगे मुझे कुछ भी। स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है थ्रू लिटरेचर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हाईलाइटेड करने हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस, किसी ने अगर काम किया हुआ है उसमें अगर कोई फ्लॉ है तो आप उसको लिख रहे हो ना, कोट कर रहे हो, तो इस तरीके से करना है कि रेफ़र भी हो जाए और जो आपकी स्टडी है उससे रेलेवेंट भी हो, प्लस जो भी आप करना चाह रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस भी नज़र आए कि यस पुराने वाले नहीं काम किया हुआ था, इस तरीके से किया हुआ था, अब ये इस तरह से भी होना चाहिए, या इस तरह से नहीं हुआ है, कम हुआ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। उससे यहाँ बुक में डायग्राम भी शो की हुई है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च है। नंबर 2 है प्रिलिमिनरी डेटा इन्वेस्टिगेशन, पढ़ चुके हैं। और नंबर 3 है प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन, हम ये कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम जा रहे हैं थ्रू क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू।
इसी की ही मदद से हमारा रिसर्च गैप आइडेंटिफाई होगा और इसी की मदद से हम फर्दर काम करेंगे कि हमने कैसे काम करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, डिज़ाइन क्या होगा, डेटा एनालिसिस क्या करना है, सब। तो ये आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रही है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। क्रिटिकल लिटरेचर व्यू है, ठीक। अब वो क्रिटिकल लिटरेचर में कहता है कि यू डोंट रन ऑन द रिस्क ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। अगर एक पहिया पहले से ईजाद हुआ हुआ है तो अब आपने दोबारा तो ईजाद नहीं करना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक काम पहले से हुआ हुआ है तो फिर आप उसे अपनी एफर्ट्स ज़ाया ना करें। यू विल हैव टू डू समथिंग न्यू, देयर शुड बी अ गैप। और गैप तो बेकार है, दैट इज़ वेस्टिंग एफर्ट्स ऑन ट्राइंग टू रीडिस्कवर समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन। तो जो चीज़ पता है उस पर आप रिसर्च नहीं करोगे, जो नहीं पता आपने उसके जवाब ढूंढने। तो व्हील को री इन्वेंट नहीं अपने करना, कोई अगर मॉडिफिकेशन है तो वो आप कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा ट्राई करें कि जो भी आप लिख रहे हैं, राइटअप दे रहे हैं, क्योंकि राइटअप एक वेरिएबल के ऊपर सोचने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं ना। तो जिस एंगल से आप सोच रहे हैं आपने उसी तरह की रिसर्चेस को कोट करना है, याद रखिएगा। मतलब जो रेलेवेंसी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप कुछ लिख रहे हैं जो कि आपकी स्टडी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, एक किसी ABC ने डिफ़ाइन कर दिया एक चीज़ को, आप उसे कोट कर रहे हैं, अब वो उसका आपकी स्टडी में कोई रोल या कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो मेरे लिए यूज़लेस होगा। तो आपने उन राइटर्स को कोट करना है जिनकी स्टडी से, जिनके कोटेशंस आपकी स्टडी से रिलेटेबल होंगी, ठीक। और फिर उसके बाद आपने फर्दर काम करना है। अब उसने यहाँ पे बॉक्स दिया है 4.1 डिफाइनिंग वेटिंग फॉर सर्विस। अब ये मतलब एग्जाम्पल लिटरेचर व्यू की है। वेटिंग फॉर सर्विस refers to the time between the point a customer is ready to receive a service and the point the service starts। आगे साइटेशन हुई हुई है, इस ऑथर ने 1994 में ये बात कही थी, ठीक। अब ये कहानी का आगाज़ हुआ है, ये नहीं कि वो टाइम है जिसमें एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और रिसीव नहीं किया और वेट कर रहे हैं, ठीक। फिर अब किसी और ने कैसे से इंटरप्रेट किया हुआ है, अ कस्टमर मे हैव टू वेट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ए ट्रांजेक्शन। इन अदर वर्ड्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेट्स: प्री प्रोसेस वेट्स, इन प्रोसेस वेट्स एंड पोस्ट प्रोसेस वेट्स। अगेन बातें कोई बेसलेस हवा में मैंने खुद से नहीं कह दिया, ये इन ऑथर्स ने कहा हुआ है 1998 में और फिर 2008 में दोबारा कहा गया हुआ है, राइट। यानी कि पहले आपने कहा कि वेटिंग टाइम क्या है, जनरली बताया, फिर आपने उसको फर्दर से एक्सप्लेन किया कि इन लोगों ने इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। टू मेक दिस काइंड ऑफ वेट्स मोर कंक्रीट, इमेजिन यू आर फ्लाइंग विद एन एयरलाइन फ्रॉम पॉइंट A to B। यू मे हैव टू वेट बिफोर you can board the plane, a pre-process wait because the plane cannot land, in process wait and because you cannot disembark immediately, a post process wait। अब ये आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया अपने वर्ड्स में कि ये मतलब है, कहा किसी और ने था बट आप इसको अपने तौर पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी अगर आपका जो है वो टॉपिक है फ्लाइंग वाला, कोई एयरलाइन है, कोई फ्लाइंग में डिलेज है, तो फिर आप उसे रिलेट करोगे कि किसी ने ये कहा था तो हाँ जी ऐसे होता है। गॉट इट। ये है रेलेवेंस कि हम पुराने रिसर्चेस को लिख तो रहे हैं लेकिन साथ साथ उसको अपने टॉपिक से, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट भी कर रहे हैं। येस, इट इज़ रेलिवेंट टू व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो दिस इज़ हाउ अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन या क्रिटिकल राइटअप फॉर लिटरेचर रिव्यू इज़ मेड। कि आपने कुछ पढ़ा, कोट किया, फिर आपने उसको रिलेट किया है। अगर रिलेटेबल नहीं होगा ना आपके अपने टॉपिक से तो वो लिटरेचर रिव्यू मीनिंगफुल नहीं होगा। अच्छा, बाज़ वक़्त लोग ये भी गलती करते हैं कि समझते हैं कि समरी है ना पुराने रिसर्च से डेटा की, तो दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1990, 1960, 1970, 80, 90, पुरानी वाली बातें। हमने उसको ही लिखना होता। जैसे अभी चल रहा है 2021, तो लिटरेचर रिव्यू में आपने अगर शुरू किया है तो 1990 से लेट सपोज, तो फिर आप 2008, 2020, 2017 ट्राई करें कि जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं उनको भी ऐड करें। और लिटरेचर रिव्यू में ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो भी आपके करंट हुई है ना रिसर्चेज पब्लिश हुई हैं, आप उनको कोट करें, उनको रिलेट करें, ठीक। क्योंकि जो लेटेस्ट
हम जानते हैं कि वर्ल्ड इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, कि आपकी हर चीज़ बदले जा रही है। तो अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर आपका जो कॉन्टेक्स्ट पहले था किसी डेफिनेशन का वो अब शायद ना हो। तो जो भी नई डेफिनेशंस हैं आप उनको लिखें, यानी कि ट्राई करना है कि आपने जो लेटेस्ट ईयर्स हैं, लाइट से 13 से ऑनवर्ड वाले साल या 15 से ऑनवर्ड वाले जो ईयर्स हैं, आप उनके रिसर्चेस को साइड करें जब आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, लोग ये भी गलती करते हैं और समझ लो समरी है ना तो हम ईयर वाइज चलते हैं, लाइक 13 में, फिर 14 में, 15 फिर 16, ऐसे नहीं होता। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि मैं एक सिमेट्री पढ़ रही हूँ। हो सकता है कि आपकी बात का आगाज़ 2020 से हो, फिर आप कर दो 17, फिर आप 19, यानी कि ये ईयर वाइज नहीं है। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि पुराने रिसर्चर्स ने किस तरीके से बात की है जो कि आपके इस टॉपिक से या आपके डेटा से रेलेवेंट है, राइट। अब मैं चलती हूँ हाउ टू अप्रोच द लिटरेचर रिव्यू। आपने किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू को पढ़ना है, कैसे ढूंढना है उसको। देयर आर मैनी सोर्सेज, डेटा सोर्सेज बहुत सारे हैं। द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं किसी भी चीज़ को साइट करने के लिए। तो आपकी जो बुक्स हैं आप वो कोट कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। जर्नल्स हैं, एज आई हैव टोल्ड यू के बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं हर साल, और उन हर जर्नल के अंदर उनकी अपनी कैटेगरी के आर्टिकल्स होते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट के होंगे, फाइनेंस के होते हैं, एचआर के होते हैं, क्वालिटी इन्हांसमेंट के होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं ना। तो आप उन जर्नल्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको आप उन जर्नल्स की मदद से आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल में पहुँच के भी सर्च कर सकते हैं। फिर है थीसिस। थीसिस क्या होता है? जो ये एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो अपना राइटअप बनाते हैं, आप उनके थीसिस को भी पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ होता है। फिर जी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि जो भी एकेडमिशियंस हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, ये इनकी होती हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो उसे अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सब आर्टिकल अभी लिख रहे हैं ना, इसकी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, तो उसे अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप और फिर जो जितने भी इसके अंदर आए हुए रहते हैं ना पार्टिसिपेंट्स, उन सब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कि वो जो भी अथॉरिटी है वो एक प्रोसीडिंग इशू करती है और उस प्रोसीडिंग्स में सब के जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से वो भी आप ले सकते हैं। जनरली यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की अभी भी इनकी हेले कॉलेज की एक कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक सो दिसंबर में है शायद। तो अगर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पेपर के अंदर, इस कोर्स के ज़रिए, तो आप उसको लिखकर वहाँ जमा कराएं। अगर वो एक्सेप्ट होता है तो आप आपको इनवाइट करेंगे, फिर आप अपना पेपर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक, उसके बाद है जी अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये अनपब्लिश्ड वर्ड्स नहीं होती है कब तक, जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी रिसर्चर ने कहीं पर अपना आर्टिकल भेजा हो, अभी पब्लिश नहीं हुआ लेकिन एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि अब वो पब्लिश होगा ही होगा। जो पब्लिश हुआ गया उसको आप इजीली कोट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट हुआ है तो हम उसे कोट नहीं कर सकते। तो इफ़ आई एम सेइंग अनपब्लिश, इसका मतलब ये है कि अनपब्लिश का मतलब रिजेक्टेड वाला नहीं होगा। इसका मतलब होगा ये वो सोर्स है जो एक्सेप्ट हो चुका हुआ लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ। ठीक, वेटिंग में। इसके अलावा रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और इंटरनेट है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब इंटरनेट का मसला क्या होता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत ही एक कह लो कि अनऑर्गेनाइज्ड या अनरेगुलेटेड फ्रेमवर्क है कि जिसमें इंफॉर्मेशन कोई भी डाल दें वो आपको आ जाएगी। तो उसके लिए आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है इंटरनेट को। आप इंटरनेट पर रिलाई कर रहे हो तो ऐसा कोई सोर्स दें जो कि ऑथेंटिक हो, इसमें कोई फ्लॉ ना हो, कोई मिस्टेक ना हो या कोई ख़ुद से की गई बात ना हो। ठीक, चलें जी। अब आज हाँ, फिर आता है जी इवैल्यूएटिंग द लिटरेचर को आपने इवैल्यूएट करना है। चलो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करती हूँ, श्योर।